चलो करें स्टार्ट बेटा, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, कॉपी पेन और कैलकुलेटर के साथ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं, आप लोगों ने करनी है, कैलकुलेशन करवाएंगे। तो वी आर डूइंग न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लिया, न्यूक्लिया के कौन से क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसके सॉल्व एग्जांपल बेटा ऑलरेडी कर लिए, थोड़े थोड़े करके एक बार रिवाइज कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे जैसे मैं बोलूंगा आज की क्लास में, फिर वही बेटा करना आप ही लोगों ने, मैं बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये कर लिया वैसे आपने, फिर से देख लो। गिवन द मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस इज 55.85 यू, ए 56 है, फाइंड इट्स न्यूक्लियर डेंसिटी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए कैसे कैसे किया था, जल्दी बता दें। डेंसिटी को क्या लिखा बेटा आपने, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट है। मास की जगह आयरन न्यूक्लियस सीधा ही दे रखा है, गिवन मास ऑफ आयरन 55.85, 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27 क्यों किया, क्योंकि इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि केजी पर मीटर क्यूब में इसकी क्या चाहिए होगी, हमें वैल्यू चाहिए होगी। वॉल्यूम की जगह क्या पुट करोगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब, और अगले स्टेप में 55.85 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, सॉल्व एंड में करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 ऊपर चले गया, 4 नीचे रह गया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, आर नॉट ए की पावर 1/3। अब आर नॉट ए की पावर 1/3, ओके, इससे ज्यादा नहीं मैं करवा रहा, ऑलरेडी हमने कर लिया हुआ है। आर नॉट की वैल्यू याद है किसी को, आर नॉट की वैल्यू याद है, यस सतीरथ, आर नॉट की वैल्यू पुट कर देना 1.2 इंटू 10⁻⁻15, ये नहीं भूलनी चाहिए, 10⁻⁻15 तो लगेगा लगेगा। ए की जगह क्या पुट कर दोगे आप, आयरन है, ए कितने 56 है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। आप बात को समझो, यहां पे हमने 10 क्वेश्चन करने हैं, 10 में बड़ी सी कैलकुलेशन है, एग्जाम में 10 नहीं आने, एग्जाम में तो कोई एक आएगा, एनी वन, लेट जो मर्जी आ जाए, एक कोई क्वेश्चन आना है, हमें वही करना है, लेकिन उस एक क्वेश्चन को करने के लिए हमें 10 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो इसलिए हम इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो कवर अप करेंगे, सिलेक्टेड वाले कराएंगे। तो दिस वाज बेटा ऑलरेडी डन, इसको सॉल्व कर लेना। ऑर्डर इसका 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब आएगा। अगर यहीं पे छोड़ दूंगा मैं तो आपको भी आदत नहीं पड़ेगी, अब ये हमने ऑलरेडी कर लिया, मे भी आपने कर लिया हो। इसके बाद जो आज वाले क्वेश्चन है जितने भी करने हमने यहां पर कर कर एंड तक पहुंचाने हैं, और आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में पीछे जाकर आंसर मैच करना है। कुल मिला के 4 ही क्वेश्चन करवाने हैं, मान के चलो 4 to 5 क्वेश्चन है, ज्यादा है ही नहीं है। 2 मास डिफेक्ट पे बेस्ड है, 1-2 बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। कैलकुलेशन ही सबसे जरूरी है हमारी, इसका आंसर आप देख लेना है, ऑलरेडी हो। कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का एनर्जी इक्विवेलेंट, अगर मास किस में दिया हो, ग्राम या केजी में, क्या यूज करो, E इज इक्वल टू mc²। आंसर को जॉल्स में जाने दो, अगर मास किस में दिया हो, AMU या U में, तो सीधा क्या यूज करो, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर को किस में जाने दो, मैव में जाने दो। मतलब एक आदत पढ़ने की बात है ना, कल हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, तो नयन पहले इसको, मतलब मैंने ये नहीं कह रहा कि गलत हो जाएगा वो, लेकिन ये ना अब आज कल डिस्कस हो गया, तो कम से कम अगली बार जब भी आएगा क्वेश्चन ग्राम या केजी में होगा, तो आप सीधा क्या यूज करोगे, E इक्वल टू mc²। वो लंबा मेथड था, लंबा मेथड करने की क्या जरूरत है। तो बेटा इसका सोल्यूशन क्या हो गया, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू मास कितने 1 ग्राम, 1 ग्राम यानी 1/1000, C का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सीधा सीधा इसका आंसर क्या आ गया, 9 इंटू 10⁻13 जॉल आ गया। जल्दी बोलो, सही है ना, कल कर ही लिया था हमने, ठीक है। तो इसको मैप में लेकर जाओ, तो बड़ा लंबा मेथड हो रहा था ना ये, तो बल्कि सीधा ही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, एक क्वेश्चन और था, अगला क्वेश्चन नंबर 13.3।
फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, फर्स्ट इन जॉल्स एंड देन इन मैव। अब क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट इन जॉल्स। अब यहां पे आप अपनी मर्जी नहीं करेंगे, सीधा 931.5 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, बोल रखा है फर्स्ट इन जॉल्स। तो वन एटॉमिक मास यूनिट को जॉल में कन्वर्ट करना है, फिर से करवा रहा हूं। क्या सोल्यूशन है बेटा इसका, गिवन में मास कितना हो गया आपका, वन एटॉमिक मास यूनिट, जल्दी बोलो, ठीक है, वन एटॉमिक मास यूनिट। क्या निकालनी है इसकी, एनर्जी। लेकिन इसने अब बोल रखा है, क्वेश्चन में पर्टिकुलरली बोल रखा है एनर्जी वी हैव टू कैलकुलेट इन, जल्दी बोलो किस में कैलकुलेट करनी है, जॉल्स में। जब जॉल्स में कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या यूज करने जा रहा हूं फिर बेटा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू m की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मुझे, 1 AMU को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लगानी पड़ेगी। ये जो भी आंसर आएगा ये किस में आ जाएगा, जॉल्स में आ जाएगा। जल्दी बोलो, सही है, बोल दिया करो, ठीक है, आंसर किस में आ जाएगा, जॉल्स में आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेना, ये कर चुके हम इसलिए अभी मैं नहीं कैलकुलेट करा रहा, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, हम यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। अगली बात बताना कोई बच्चा, अब ये जॉल्स में तो आ ही चुका है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैव में कन्वर्ट करना है। जॉल से मैव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, किस चीज से मल्टीप्लाई या किस चीज से डिवाइड करूं, जल्दी बोलो इसको, वी विल डिवाइड बाय 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻1 19 के 13 अगर आप देखो, अगर आप इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये किस में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा, तब ये बनेगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन उसने मैव बोला है तो मैव में इसको सीधा किससे डिवाइड करना था बेटा, इंटू 10⁻⁻13 से। ये जो भी है ये आना चाहिए 931.5, आप ना 931.5 ही लिया करो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ना, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी बुक में इसको 931.5 ही ले रखा है। मैंने क्या लिखवाया था, 931 लिखवाया था ना, असल में 931.4 होता है, राउंड ऑफ करोगे तो 931 बनता है, मैंने 931 लिखवाया था। लेकिन एनसीईआरटी बुक में जो सॉल्यूशंस हैं जितने, उन्होंने फिर क्या ले रखा है, इसको 931.5 ले रखा है। हम भी क्या लेकर चलेंगे, 931.5 ही लेकर चलेंगे, ठीक है जी। ओके, आगे एक और क्वेश्चन था, यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट इन मैव पर सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट ऑफ दिस इन मैव पर सी स्क्वायर। ये हो गया था, जल्दी बताओ, करवा दिया था मैंने, 3 बार बताया था इसको, ठीक है जी। ओके, ये था हमारा स्टार्टर मतलब जो काम हम ऑलरेडी कर चुके थे, आपसे मैंने करवा दिया था, ये उसकी रेपिटेशन करवा दी। अब आ रहे हम किस पे, मैं बता रहा हूं कुल मिला के मैं आपको 4 या 5 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ये उसका सोल्यूशन था, या वो चारों पांचों क्वेश्चन अपने कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको वैल्यूज याद हैं, लिखी हुई हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये इंफॉर्मेशन पहली बात एग्जाम में आपको 99% चांसेस है कि अवेलेबल होगी। जब क्वेश्चन आएगा तो चीजें तो अवेलेबल करेगा ही करेगा, अगर नहीं तो इसको नोट कर लो, या फिर आपके पास ऑलरेडी नोट करवा रखी है मैंने, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। देखो MH, कभी एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना, अगर उसने मास ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है तो मतलब मास ऑफ क्या दे रखा है, प्रोटॉन ही दे रखा है। टर्म्स की बात होती है ना, अब ये एनसीईआरटी बुक का चल रहा है सब कुछ, तो एनसीईआरटी बुक में इसको MH ही बोल रखा है, अगले ने ये मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, मास ऑफ क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन। लगभग मैंने यही लिखवा रखा है आपको, ओके। नहीं तो ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अगर कोई क्वेश्चन आएगा अल्फा पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखवा दूंगा आपको दोबारा, राइट है। 1 मैव की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जॉल। एवोगैड्रो नंबर की जरूरत पड़ सकती है 6.023 इंटू 10⁻23। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, 931.5 मैव के इक्विवेलेंट है। अगर मास ही बोलोगे उसको तो मैव पर सी स्क्वायर, अगर उसको एनर्जी बोलोगे तो 931.5 मैव। ये अपनी बात हो गई, ठीक है। कल से आज तक की डिस्कशन में ये एक अजीब सा पॉइंट हमारे माइंड में आ गया है कि अगर कहीं लिखा हो, यूनिट दे रखी हो मैव पर सी स्क्वायर, तो मतलब वो मास ही है। एक स्पेशल यूनिट मैव पर सी स्क्वायर में उसको क्या कर रखा है, एक्सप्रेस कर रखा है।
ठीक है जी, जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा दिखा दूंगा। कैलकुलेशन के लिए रेडी रहना। पहले एक दो क्वेश्चन है, जनरल से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। वो मैं कंसेप्ट मैं बताऊंगा, पहले हुआ नहीं है, कंसेप्ट मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन आप करोगे, टाइम चाहे ज्यादा लग जाए, कैलकुलेशन करनी है। इस बार कैलकुलेटर अलाउड है। जब मैं एग्जाम लूंगा, एग्जाम में क्वेश्चन डालूंगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, इसलिए घर पे बिना कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कर लेना। ये एनसीईआरटी के पहले दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसके। कह रहा है टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ लिथियम, एक लिथियम 6 और एक लिथियम 7 हैव रिस्पेक्टिव एविडेंसेस ऑफ 7.5 एंड 92.5%। दीज आइसोटोप्स है मासेस दिस एंड दिस, फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझो, ये हमारी डिस्कशन में नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने लायक है। यार नेचर में कार्बन पाया जाता है, पाया जाता है जी। अब जब कार्बन नेचर में पाया जाएगा तो मैंने बोला कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, राइट है। अब तीनों आइसोटोप जरूरी नहीं है बराबर बराबर मात्रा में पाए जाए। जब भी कहीं कार्बन मिलेगा तो मे बी उसमें कार्बन 12 भी हो, मे बी कार्बन 13 भी हो, मे बी कार्बन 14 भी हो, लेकिन इनका नेचर में जो एबुडेंस है, एबुडेंस मतलब कितनी क्वांटिटी में कितनी परसेंटेज कौन सा है, ये अलग अलग हो सकता है। इनकी परसेंटेज के हिसाब से कार्बन का मास लिया जाएगा। अब कार्बन का मास कितना लेते हैं हम, 12 पॉइंट समथिंग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इसका मतलब कार्बन 12 की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती होगी, तभी जो ओवरऑल मास लिया जा रहा है कार्बन का 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 12 के करीब आता है। जल्दी बोलो, मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? 14 के करीब क्यों नहीं आता? क्योंकि कार्बन 14 की क्वांटिटी या परसेंटेज बहुत कम होती होगी। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है, पहले ए करेंगे ना कि लिथियम 6 भी पाया जाता है और लिथियम 7 भी होता है, राइट है। लिथियम 6 की परसेंटेज सिर्फ कितनी है, 7.5%, और लिथियम 7 की परसेंटेज कितनी है, 92.5%। ओके, कह रहा है इसका इक्विवेलेंट मास कितना है, इक्विवेलेंट मास कितना है कैलकुलेट करना है। जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? अब तुम बताओ, वैसे ज्यादा कौन सा है? लिथियम 7 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास 7 के करीब ही आएगा। जाहिर सी बात है, किसके करीब आएगा, 7 के करीब ही आएगा। जल्दी बताओ, कैलकुलेशन करवाऊंगा, हम आंसर निकालेंगे, मैच करेंगे। तो इसके लिए बेटा फार्मूला पता है क्या यूज करना है आपने? जो इक्विवेलेंट मास है उसका फार्मूला यूज करेंगे हम, m1n1 प्लस m2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। पहले नहीं बताया मैंने, नोट कर लो, क्वेश्चन आ गया तो बताना पड़ता है ना भाई। तो अब बता रहा हूं, m1n1 प्लस m2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। m1 क्या है, पहले का मास, n1 क्या है, उसकी परसेंटेज, m2 क्या है, दूसरे का मास, n2 क्या है, उसकी परसेंटेज। परसेंटेज को कन्वर्ट नहीं करना, अगर 7.2 है तो 7.2 ही लिख देंगे। जल्दी बोलो, ठीक है। नीचे क्या आएगा, टोटल, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा n1 प्लस n2, मतलब 100 आ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? नीचे हमेशा क्या आया करेगा, 100 ही आएगा, n1 प्लस n2 100 ही होएगा ना। वो एक 7.5% है, 92.5% है, तो नीचे क्या आएगा, हमेशा 100% ही आएगा, 100 आ जाएगा मतलब। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? अब जल्दी से देखो, क्या ये क्वेश्चन कैलकुलेट हो रहे हैं? देखो जरा, m1 की जगह क्या यूज करना है, पहले का मास, पहले का मास दे रखा है। m2 की जगह क्या यूज करेंगे, दूसरे का मास, वो भी दे रखा है, ठीक है। और n1 n2 भी दे रखा है, 7.5 और 92.5। जवाब दे दो, क्लियर है। ओके, कैलकुलेट करो आंसर, पीछे से हमने मैच करना है, आंसर मैच करना है। करो जरा कैलकुलेट, आंसर मैच करना है। 6 पॉइंट अभी किया, श्योर है? एक आधे बच्चे को और कर लेंगे। बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है भाई। कैलकुलेटर फास्ट है कि तू फास्ट है? दोनों ही फास्ट है। कितना आ गया, करिए कैलकुलेट, कितना आ गया, 6.92 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, आंसर मैच किया। बुक सबके पास है, मैंने मंगवा रखी है। बुक में बेटा आंसर मैच करो ना, पीछे आंसर की दे रखी होती है इसकी। एक बच्चा आंसर की निकाल के रख लो, या वहां पे पेन वगैरह कुछ रख लो और जल्दी से चेक करो ताकि कंफर्म भी हो जाए। 6.92 यूनिट आ रहा है इसका आंसर।
पीछे कितना दे रखा है 6.941, हमने कितना निकाल दिया आपका 6.941 आ रहा है। ओके, एक बच्चे ने सही निकाला, पर पॉइंट पता क्या है, राउंड ऑफ मत करो, राउंड ऑफ ज्यादा मत करो। अगर हमने राउंड ऑफ ज्यादा नहीं किया है, सुन रहे हो मेरी बात को, तो हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। अब पीछे पता नहीं उसने राउंड ऑफ करके दिया है कि कैसे दिया है, एक बच्चा कह रहा है कि पीछे ज्यादा मैच कर लिया, वैसे आप 6.92 भी निकाल रहे हो अगर कोई बच्चा, तो एग्जाम में इसको गलत नहीं किया जाएगा, एग्जामिनर इसको गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो एग्जामिनर को पता होता है कि कितना में वेरिएशन लेनी है कि कितनी की वेरिएशन नहीं लेनी है। ओके, एक नया ही क्वेश्चन आ गया, जल्दी बताओ, किसी को समझ में भी लगा कंसेप्ट कि नहीं? तो कुछ चीजें होती है ना, अब जैसे यही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए, हम उलझते रहेंगे, यार हमें तो कराया नहीं है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। ओके जी, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। पहले ये बताओ, जितने भी बच्चे बैठे हैं, क्या तुम्हें समझ में लगा कि क्या करना है? पता लग गया? श्योर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब देख, अच्छा एक पॉइंट ये था, लिथियम 7 और लिथियम 6 था, आंसर पूरा 7 भी नहीं आया, 7 से थोड़ा क्या आ गया, कम आ गया, लेकिन 6 के करीब नहीं आया, आया किसके करीब है, 7 के करीब, क्योंकि नेचर में जो लिथियम पाया जाता है 7 वाला ज्यादा मात्रा में 92%, लेकिन वो भी 6% था, उसका भी ये नहीं है, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट लिया गया। तो जितने भी मटेरियल्स है ना बेटा, उनके जो एटॉमिक मासेस लिखे गए हैं, वो इन सब की कंसिडरेशन के साथ ही लिखे गए हैं, तभी वो पॉइंट्स में पाए जाते हैं, तभी वो एग्जैक्ट राउंड ऑफ फिगर में नहीं होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना बेटा, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप्स, बोरोन 10 और बोरोन 11, देयर रिस्पेक्टिव मासेस आर, M1 भी दे रखा है, यहां से उठा लेना, और M2 भी दे रखा है, यहां से ले लेना, ठीक है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है, M1 और M2 ले लिया, एंड द एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज, ओके, इस बार उसने टोटल मास दिया हुआ है, जो आना चाहिए था, पिछली बार जो तुमने निकाला 811, जल्दी बोलो, समझ रहे हो, टोटल दिया हुआ है। अब क्या बोल रहे हैं, दोनों की परसेंटेज निकालो, दो ही है ना, तो अगर बेटा पहले की x% हुई, तो दूसरे की 100 माइनस x% आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 3 होते तब तो सोचते हैं ही, 2 आइसोटोप क्वेश्चन में क्लियर है, जल्दी बता दो क्लियर है कि नहीं। एक की अगर x है, दूसरे की कितनी आएगी, 100 माइनस x, तो फार्मूला मुझे क्या यूज करना है, m इज इक्वल टू m1n1 प्लस m2n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, राइट है। क्वेश्चन में m गिवन है, गिवन है, m1 भी गिवन है, n1 की जगह क्या पुट करने जा रहे हो, x, पहले की परसेंट x मान ली, m2 गिवन है, n2 की जगह क्या पुट करने जा रहे हो, x, और नीचे यहां पे x प्लस 100 माइनस x, सिर्फ एक अननोन बचेगा सॉल्व करने के लिए, जवाब दे दो भाई, ओनली वन अननोन टू बी कैलकुलेटेड, वो सॉल्व हो जाएगा। एक बात फिर से मेरी सुन लो, ध्यान से सुनना, पहले बोर्ड पे देख लो, अगर ये 11.00931 है, तो इसको एंड तक जितने डेसिमल है वहां तक लेकर यूज करना, एक भी डेसिमल प्लेस नहीं छोड़नी है, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक भी डेसिमल प्लेस नहीं छोड़नी है हमने, और राउंड ऑफ भी नहीं करना, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करना, कैलकुलेटर से कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो राउंड ऑफ, तो अपना आंसर वैसे ही कैलकुलेट आएगा, करना जरा कैलकुलेट, क्या आ रहा है आंसर, एक्स आ जाएगा तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा, पीछे से भी मैच करना पड़ेगा, एक्स आ गया 19 पॉइंट, चलो 0234 जीरो ही है ना, 19.9 ले लिया, तो दूसरा कितना आएगा, दूसरे की परसेंटेज कितनी आ गई, फिर कितनी आ गई, 80.1, पीछे से मिला आंसर, पहले वाले को एक्स माना था ना, 10 वाले को, तो बिस्मथ 10 की कितनी परसेंट आए, एक बार आंसर तो मिलाओ, 19.9%, और बिस्मथ 11 की कितनी आ गई, 80.1, पता नहीं सही है कि गलत, नजदीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे आंसर मैच किया बेटा, एनसीईआरटी बुक से देखना, किसी के पास है तो, जिसके पास आंसर बुक है मिलाओ आंसर, सही है, देख लिया, ओके, पहला वाला कितना आ रहा है 19.9, दूसरा वाला कितना आ रहा है 80.1 ही आ रहा है, ओके सही आ गया, पीछे से मैच हो गया, इधर वाले बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया भाई, इधर वालों ने, आ रहा है, ठीक है, ओके,
अब बेटा मैं जो करवाना चाह रहा हूं उस कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट ये है कि आपको कैलकुलेशन दिल तोड़ती है यहां पर, क्योंकि कैलकुलेशंस लंबी है। अभी तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउ कर रखा है मैंने। मान लो कैलकुलेटर के बिना करना हो तो आपका टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और थोड़ा और मोटिवेशन कम होगी, लेकिन बेटा हमें अगर एग्जाम में आएगा तो हमें नंबर तो लेने हैं, हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। एक बार हाथ खड़े करो, किसका आंसर मैच कर गया, किस किस का मैच कर गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक दो का नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करना तो कुछ भी नहीं था, एक्सी कैलकुलेट करना था, दोबारा कैलकुलेट आप घर पे जाके करना, ठीक है? घर पे जाके करना। एक नया फार्मूला आ गया आपके डाटाबेस में, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, राइट है? अगला क्वेश्चन है, सेम है, 13.2। अब देखो एनसीईआरटी की बुक में पहली नंबर पर ये 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनके आने के चांसेस तो बने ही रहेंगे। सिलेबस में भी है तो आने के चांस बने ही रहेंगे। 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियोन, नियोन 20 21 22। अब देखो ये तो अब पता लग रहा है ना हमें, हमें तो पहले नियोन ही पता था, अब पता लग रहा है कि भाई लिथियम के भी आइसोटोप होते हैं, नियोन के भी क्या है, 3-3 आइसोटोप है। मतलब ये आर्बिट्रेरी नहीं लिख रखे, होते होंगे तभी लिख रखे। ओके, 3 है, सबकी क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है, 3 है, तो क्या फार्मूला लगाओगे जल्दी बताओ? M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3, नीचे तो N1 प्लस N2 प्लस N3 वो 100 ही बनना है, नीचे तो 100 ही बनना है। करना कैलकुलेट, जरा आराम से कैलकुलेट करना है इस पर। M1 M2 और M3, उधर N1 N2 और N3। पहले का मास अपने आप करते रहो, मैं वैसे लिख रहा हूं। पहले का मास कितना, 90.5, नहीं ये तो परसेंटेज हो गई, पहला का 90.51% है, दूसरा सिर्फ 0.27% पाया जाता है, तीसरा 9.22% पाया जाता है। M1 की वैल्यू कितनी है चेक करना, 19.99, 20.99। जितनी देर में मैं लिख रहा हूं मेरे ख्याल से तुमने आंसर ही निकाल देना है। 21 पॉइंट, नो करना कराना कुछ नहीं है। M1N1 प्लस M2N2 प्लस M3N3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, आंसर निकाल के पीछे मैच करना जरूरी है, यहां सिर्फ तुम्हारी कंसंट्रेशन चेक की जा रही है कि कैलकुलेशन कर पाते हो कि नहीं। 20.17 यूनिट आ रहा है, पीछे 20.18 है, ठीक है वो मान लेंगे, सही है। 20.17 है, 20.18 यूनिट, ओके ठीक है जी। अब बढ़े अगले क्वेश्चन पे बेटा, सारे बच्चे कर रहे हो ना, मतलब इन्वॉल्वमेंट लेकर आओ, अपने आप ही धीरे धीरे आ जाएगा यार। अब जो भागेगा उसको थोड़ी आएगा कुछ। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी, आ गया क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी वाला। तो ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी मैप में फाइंड करनी है। देखो सीधा आंसर किस में दे रखी है, जो वैल्यूज है, मास ऑफ द न्यूक्लियस कितना दे रखा है, 14.00307 यूनिट। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करते वक्त, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते वक्त आपने अपनी मर्जी से राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। अगर ये 1 2 3 4 5वें डेसिमल प्लेस तक है तो 5th डेसिमल प्लेस तक ही यूज करना। अगर मैं भी ये वाला क्वेश्चन आपसे ऐसे करवाऊं कि कैलकुलेटर मत यूज करो, बिना कैलकुलेटर के कर लोगे? बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेटर के कर लोगे? तो हाँ ना में जवाब तो दो। विदाउट कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेटर छोड़ दो। ये वाला क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर करना है। निकालनी क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या यूज करेंगे, मास डिफेक्ट इनटू 931.5। आंसर सीधा किस में आ जाएगा, मैप में आ जाएगा। एक बार देख लो बोर्ड पे, मास डिफेक्ट के लिए क्या फार्मूले हैं, जेड एमपी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस जो भी है इस वक्त हमारे पास ये है, इंटू 931.5। जल्दी बताओ ऐसे ही करते, अगर मैं ना भी बताता तो ये फार्मूला लगाते कि नहीं लगाते? एक बार वैल्यू पुट करवाना, बोल बोल के बोलो जरा, जेड एमपी
जेड की जगह क्या लिखना है? जो मेरे पास न्यूक्लियस है, कौन सा न्यूक्लियस है? नाइट्रोजन है। जेड की जगह क्या लिखूंगा बोल दो? 7 मास ऑफ प्रोटॉन। याद है कि पिछली स्लाइड दिखाऊं? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या यूज करना है जल्दी बता दो? इट विल बी 1.00, 2 बार 0 होता है, श्योर है? 00 बोलो बोलो, शाबाश। 7825 पूरा एग्जैक्टली चलने दो। 1.007825 प्लस, ओके, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 7, 14 में से 7 गए, कितना आएगा? 7 ही आएगा मेरे भाई। मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखवाना कोई बच्चा? 1.00866। आगे भी है? नहीं है? 7825 866, चलो जितना भी है, माइनस ये कितना दे रखा है? 14.00307, 14.00307, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आंसर। इस कैलकुलेशन पे मैं कह रहा हूं, ये एक बार लगेगा कि अब इसको कौन करेगा। बिना कैलकुलेटर के कर रहे हो कि कैलकुलेटर के साथ कर रहे हो? बिना, करो जरा, देखते हैं हिम्मत, देखते हैं तुम्हारी कितनी है, कब तक तुम हिम्मत। ये देखो, ये प्रिया तो कैलकुलेटर से कर रही है। मैं कह रहा हूं कि हम तुम्हारी हिम्मत देखते हैं, तो किसने कैलकुलेटर से करना शुरू कर दिया? मैच करा 104 पॉइंट, क्या बात है नयन, कोई बात नहीं। 10 तेरा कितना है? 104 पॉइंट मैप, है ना? और पीछे कितना है बेटा? पीछे कितना है गुरशरण, देखना। 104.7 मैप, सही है भाई तेरा, ये बंदा कमाल है भाई। तेरा कितना आ गया? ओके, 104.63 सही मान लिया जाए। और ये कैलकुलेशन आपने बिना कैलकुलेटर के की है। देखो आसान नहीं है कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेटर के की है। 2 बच्चों का आंसर आ गया और ऑलमोस्ट मैच भी कर गया, इसमें मतलब ये सही माना जाएगा आपका। ओके, 2 ने कैलकुलेट कर लिया, एक आधा और कर ले, फिर आगे बढ़े। हो गया, अभी किया है, मैच भी हो गया, ये हुआ है। चलो गुड, विदाउट कैलकुलेटर 3 स्टूडेंट्स। निशा कहां तक पहुंची? लास्ट स्टेप पे पहुंच गए। इधर बेटा गौरीशा, प्रिया, लास्ट स्टेप पे, कर लो शाबाश, करो। मिल जाएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी ना कि आंसर हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। देख लो यार हमारी तरफ, मतलब बोर्ड की तरफ। ये क्वेश्चन मतलब वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब जरूरी नहीं है एग्जैक्टली वैल्यूज, ये वो किसी पे भी आ सकता है, या नाइट्रोजन पे है, आयरन पे आ सकता है, किसी भी, मतलब मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मतलब वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन की समस्या ये है, कैलकुलेशन बड़ी ही मतलब मेहनत वाली कैलकुलेशन होती है, लेकिन आप लोगों ने करके दिखा दिया, आंसर भी मैच कर लिया। जिसका कोई बात नहीं, 2-4 बच्चों का नहीं हुआ, वो घर पे जाके अपना कैलकुलेट कर कर देखना, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लगाना पड़ेगा। कम से कम फार्मूला तो याद हो गया ना, जेड एम पी। अच्छा, मैंने अगर तुम्हें क्या निकालनी होती इसी क्वेश्चन में, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी होती, तो बेटा और क्या करते? वैसे इसने नहीं मांग रखी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी होती तो क्या करते जल्दी बताओ? हम इसको डिवाइड कर देते। किससे डिवाइड कर देते? किससे? मास नंबर कितना है यहाँ पर? 14, इसको 14 से डिवाइड कर देते, क्या आ जाता? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से जब डिवाइड करते तुम 104 पॉइंट आ रहा है ना, तो यहां से तुम्हें यह भी पता लग जाएगा ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, क्योंकि अगर आंसर 8 के करीब आ गया तो ये स्टेबल है, अगर 7.27 से नीचे चले गया तो ये क्या है? अनस्टेबल है। मतलब 7.5 से नीचे चले जाए तो अनस्टेबल है। कई चीजें अब यहां पर, तो यहां से ये भी पता लग जाएगा। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये एज इट इज 1-2 बार मैंने एग्जाम्स में भी देखा हुआ है, यही आयरन 56 वाला क्वेश्चन। ऑब्टेन द बाइंडिंग, इस बार कैलकुलेटर अलाउड है। एक क्वेश्चन मैंने बिना कैलकुलेशन के करवाना था, 3-4 बच्चों ने आंसर सही भी निकाला है, जिनका रह गया वो भी निकाल सकते हैं, थोड़ी बहुत ही मिस्टेक हो गई होगी। ओके, ऑब्टेन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe56 एंड बिस्मथ 209 इन मैव फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ओके, मास दे रखा है,
बिस्मत का भी, इसका भी। जल्दी बताओ, क्या मुझे फार्मूला बताने की जरूरत है? 2 बार कैलकुलेट करना है तुमने, दोनों बार करो, कैलकुलेटर का यूज कर लो, दोनों बार करो, कैलकुलेटर का यूज करो। कोई फार्मूला नहीं बता रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा, मुझे सिर्फ आंसर बताना। पिछले वाला फार्मूला लगना है आपका, पहले मास डिफेक्ट, उसको 931.5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अपने आप वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो। बाइंडिंग एनर्जी के लिए कंफर्म कर लो बस। बाइंडिंग एनर्जी किसके इक्वल आ गई? ZMP 26 इंटू MP प्लस 56 माइनस 26 इंटू MN माइनस इसका मास 55.934939 इंटू, पीछे आंसर मैच कराओ, जल्दी बताओ आंसर मैप में। दूसरे वाले केस में बाइंडिंग एनर्जी 83 इंटू MP प्लस 209 माइनस 83 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस 208.98038 इंटू 931.5। आंसर सीधा किसमें? मैप। हो गया? ऐसे किया। आंसर बताओ, आप कैलकुलेटर से कर रहे हो, अब तक एक तो आ जाना चाहिए आंसर। हो गया? पहले वाले पार्ट का बोल। 44921 4921 पॉइंट आएगा ना, 492.1 साथ में। क्या बोल रहे हैं यार, दोबारा बोल। 492.121 492.121 मैप में मैच करो जी, पीछे पीछे के साथ मैच करो। 8 पॉइंट, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल रखा होगा ना, इन यूनिट्स ऑफ मैप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस मे भी पर न्यूक्लियन ना हो। अगर 8 पॉइंट समथिंग है तो पर न्यूक्लियन हो सकती है वो। वैसे क्वेश्चन में तो सिर्फ क्या बोल रखा है, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए बोल रखा है। पीछे कितना दे रखा है आंसर? 8 पॉइंट। आप फिर वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है ना, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है? 8.75 ही होती है, तो पीछे वही दे रखी होगी फिर बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन इसने यहाँ पर क्या मांग रखी थी? खैर क्वेश्चन में तो क्या बोल रखा है, बाइंडिंग एनर्जी ही बोल रखा है। हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, पर न्यूक्लियन निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर दो? 56 से डिवाइड कर दो। जल्दी बोलो, सही जा रहे हैं हम? इसको 56 से डिवाइड करना, हाँ तो आ जाएगा ना। वो तो अंडरस्टूड है ना बेटा। अगर 8 पॉइंट समथिंग है तो वो बाइंडिंग एनर्जी क्या दे रखी होगी? पर न्यूक्लियन। दूसरे का भी आंसर निकाल कर जल्दी से बता दो, फिर आगे बढ़े। बोल भाई नयन, सेकंड वाले का आ गया ना? सेकंड वाले का पहले आंसर बता दो। 1639.67। चलो ये मैप हो गई। इसको 1639.67 को किससे डिवाइड कर दो? बिस्मथ का जो मास नंबर है 209 से। इसको करके दिखाना कितना आ रहा है आंसर? 7.84। ये 7.84 और ये वाला कितना आ रहा था? 8.79। ओके, जिस तरीके से बेटा मैं करवा रहा हूं, देखो कल की और आज की क्लास, मतलब मैं सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहा, आप लोग कर रहे हो, मैं उसके हिसाब से चल रहा हूं, तो कंफ्यूज तो नहीं हो? ठीक जा रहे हैं हम? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बाइंडिंग एनर्जी कम से कम निकालनी तो आ गई ना बच्चों को? ऐसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चेंज करूं? अगले क्वेश्चन पे चलें, जल्दी अगले क्वेश्चन पर। ओके ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गिवन कॉइन हैज ए मास ऑफ 3 ग्राम। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पिछला वाला हो गया, जिसका रह गया होगा आप कर लेना बेटा कैलकुलेट, ठीक है? इस बार तो कैलकुलेटर से करना था। अ कॉइन हैज मास ऑफ 3 ग्राम
ओके, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट करने की यानी कि मुझे क्या निकालनी है, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन ही क्या थी कि न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने की जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, कॉइन है जी 3 ग्राम का। ओके, would require to separate all the neutrons and protons from each other, for simply assume that coin is entirely made of copper atom। कहता मान के चलो कि जो कॉइन है किसका बना हुआ है, कॉपर के एटम्स का बना हुआ। हम क्या करेंगे, एक कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे, एक कॉपर के एटम की क्या निकाल लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। जल्दी बताओ, कॉपर का मास दे रखा है 60 पॉइंट समथिंग, बोलो ठीक है। जेड पता है 29, ए माइनस जेड भी मिल ही जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन वैसे ही पता है। तो क्या जितना मैंने बोला उतना क्लियर है? एक कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हम? एक कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लो, उसको इस 3 ग्राम के कॉइन के अंदर कितने कॉपर के एटम्स हैं, जितने एटम्स होंगे उतने न्यूक्लियस होंगे, यानी नंबर ऑफ एटम्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप ही आंसर आएगा। जल्दी बताओ, क्लियर हो गया कि नहीं? अब आपके पास दो तरीके हैं, चाहे आप पहले एक कॉपर की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स एंड हेंस नंबर ऑफ कॉपर न्यूक्लियस बाद में निकाल लेना, या पहले नंबर ऑफ क्या निकाल लो, एटम्स निकाल लो, बाइंडिंग एनर्जी बाद में निकाल लेना। दोनों को आपस में क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए तो पिछले 3 क्वेश्चन से बात चल रही है मेरी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकल जाएगी, एक कॉपर एटम की देखो कितनी आएगी, जल्दी बताओ। जेड एम पी यानी 29 इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड यानी 63 माइनस 29 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कॉपर 62.92960। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931.5 से। ये किसकी बाइंडिंग एनर्जी आई, जल्दी बताओ? एक कॉपर एटम की। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद कैलकुलेट करना। 1 कॉपर एटम की बाइंडिंग एनर्जी ऐसे आ जाएगी। अगली बात सुनो, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को, सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करना है, तो मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। एक एटम मतलब एक न्यूक्लियस, 10 एटम मतलब 10 न्यूक्लियर, तो मैं नंबर ऑफ एटम निकालूंगा। ओके, अगर आपको मास इन ग्राम्स दिया हो, मास ग्राम्स में दिया हो, तो क्या आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो? क्या फार्मूला होता था केमिस्ट्री वाला, मास इन ग्राम्स, नीचे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जिसको एटॉमिक मास कहते हैं, वो ग्राम मॉलिक्यूलर ही होता है ना। तो कितना है वो, 63। जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं? इनटू क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर। जवाब दे दो, क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही करते हो, पहले तो बता दो, मैंने केमिस्ट्री में ऐसे ही किया होगा। ये क्या आएंगे बेटा, आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए ना। ये क्या आ गया, आपके नंबर ऑफ मोल्स। ये मोलर मास दे रखा है ना 63, तो बोल दो सही है, ठीक है। ग्राम मोलर मास दे रखा है, तो मास इन ग्राम्स इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो। ये कितना था 3, नीचे कितना आ जाएगा 63 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये जो वैल्यू आएगी और जो ऊपर से वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा आपका ओवरऑल। देखते हैं आपकी कंसंट्रेशन। कैलकुलेटर अलाउ कर दिया हमने, कंसंट्रेशन तुम्हारी है, आंसर मैच करवाना है पीछे से। जो एनसीईआरटी वालों ने पीछे आंसर दे रखा है उसके साथ आपको क्या करवाना है भाई, मैच करवाना है। तो देखते हैं मैच करवा पाते हो कि नहीं करवा पाते। समय का आज कोई चक्कर नहीं है, लगा लो जितना लगाना, आंसर मैच करवा दो। चलो शाबाश। क्या आंसर आया बोलो, 150 पॉइंट 10 की पावर 23। और पीछे आंसर क्या है, 1 पीछे आंसर कितना दे रखा है, 1.58 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 23 और 2 और जोड़ दी 25। सही है भाई। तो देखो कैलकुलेशन तो लगेंगी, ठीक है, कैलकुलेशन लगेंगी,
ये चीज जो मैं पिछले कुछ दिनों से बोल रहा था आपको दिखा दी, आपने देख ली भाई, कैलकुलेशन तो लगेंगी। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आ सकते हैं हमारे लिए यार, जो आ जाए वही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने का दम रखे या आ सकता है। अब भले वो इजी हो भले वो डिफिकल्ट हो, इंपॉर्टेंट होना अलग बात है, इजी या डिफिकल्ट होना अलग बात, वो दो अलग अलग चीजें हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब जो हमें नंबर दिलवाएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, भले वो इजी ही क्यों ना हो। कुछ क्वेश्चन इजी भी आए हमारे पास कि 1 AMU इज इक्वल टू हाउ मच मैथ, वो हमारे लिए इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, डायरेक्ट भी आ सकता है। तो कैलकुलेशन आपने देख ली, थोड़ा सा हौसला आया होगा या फिर थोड़ा सा हौसला टूट गया होगा कि हाँ इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, या फिर जब कर कर देख लिया तो आपको हिम्मत आ गई होगी कि ये नहीं ऐसी बात नहीं है, बड़ी कैलकुलेशन होती है, वो हो जाती है। देखो आपने आंसर मैच किए हैं क्लास, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे था कि आज अपनी क्लास में जो भी चल रहा होगा उसकी वो सिस्टम सा हिल जाएगा, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे। जब आंसर मैच नहीं कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते ना। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो निकाल निकाल के दे रहे हैं, भले कैलकुलेटर से किए हैं, बट आंसर पीछे से मैच कर रहे हैं। मैं यहां पर नहीं आंसर लेकर आया कोई भी, आपके पास बुक है, आप ही ने कैलकुलेट किया, बुक से जाके अपने आप चेक किए हैं, बुक ही का क्वेश्चन है तो आंसर भी मैच किए, अपने आप ही करवा कर देखे हैं। तो ठीक है, बढ़िया है। एक दो क्वेश्चन ही रह गए मुझे लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द गोल्ड आइसोटोप एंड द सिल्वर आइसोटोप। ओके, पता नहीं है इजी है, पता नहीं है डिफिकल्ट है फार्मूला, लेकिन इसमें क्या लगना है, इजी लगना है। अगर तो कैलकुलेशन आगे जाके फंस गई तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये इजी भी हो सकता है। क्या बोल रहा है जी ये, ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस, रेडियाई, रेडियस का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। इधर ध्यान दो बेटा, मास नंबर दोनों के दे रखे। अब आपको पता ही है R1/R2 बेटा किसके इक्वल होता है, A1/A2 की पावर 1/3 के इक्वल होता है ना। अब R1/R2 मुझे चाहिए, A1/A2, A1 कितना है, पहले वाले को ले लेते हैं, A1 197 और A2 कितने 107 की पावर 1/3। देखो यार, अगर तो ये बन रहे हो परफेक्ट क्यूब, फिर तो इसको कैलकुलेट करना हो गया इजी। अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन रहे तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना मुश्किल काम हो जाता है कि नहीं हो जाता, जल्दी बताओ, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अब मान लो एग्जाम में आ जाए, लेट्स ये एग्जाम में आ जाए, अभी तो तुम्हारे हाथों में कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर में तो कुछ नहीं, आजकल तो कैलकुलेटर भी नहीं करना होता, वो गूगल पे सिर्फ इतना बोलना क्यूब रूट ऑफ 197/107। आपने कैलकुलेटर भी नहीं करना, पहले तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में ढूंढना पड़ता था भाई कैसे करेंगे। अब तो मैं कह रहा हूं कि हाथ भी नहीं, वहां पे सर्च में जाकर कि बस बोल दो क्यूब रूट ऑफ 197/107, वो आंसर दे रहा होगा। लेकिन लेट्स कैलकुलेटर नहीं है, छोड़ दो कैलकुलेटर को, छोड़ दो साइड पे है, परे कर दो कैलकुलेटर को, परे कर दो। अब अगर नहीं है कैलकुलेटर तो फिर ये करना, अगर तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया, अब मेरे को लग रहा है कि नहीं बन रहा परफेक्ट क्यूब, तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा तो ठीक है। अदरवाइज इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, चलो कोई बच्चा बताए। 197 पहले बता, 197/107 डिवाइड करके कोई परफेक्ट क्यूब तो नहीं बन रहा है ये, तो कैलकुलेट बिना कैलकुलेटर के कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी बताओ, कोई आइडिया क्यूब रूट निकालने का। अब इसका एक तरीका है, लॉग देखना आता है, लॉग टेबल वगैरह देखना आता है, लॉग टेबल देखना आता है, एंटी लॉग वगैरह देखना आता है। तो लॉग जो है ना, लॉग वो ऐसी चीज है, बड़ी से बड़ी गंदी सी कैलकुलेशन को भी बड़ी आसान सी अच्छी सी कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर देता है। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए ना 197/107, ये चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको x मान रहा हूं, 197 डिवाइडेड बाय 107 की पावर 1/3, यही है ना, 197 के नीचे क्या है 107, ऐसे लिख सकता हूं। मुझे x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड लॉग ले लो, ये हो जाएगा log x इक्वल टू log ऑफ 197 डिवाइडेड बाय 107 की पावर 1/3। जल्दी बोलो, सही है, सही है। log x की पावर n क्या होता है, n log x होता है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, इट विल बी log ऑफ x इक्वल टू n, नीचे आ जाएगा 1/3, 1/3 log ऑफ 197/107। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं। इसको पॉइंट्स में निकालना पड़ेगा। अब लॉग टेबल में जाके इसकी वैल्यू देख लोगे, वो बोलो समझ गए कि नहीं। अब लॉग टेबल में जाके इसकी वैल्यू देखोगे, देखना जरी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर, अभी मेरे पास लॉग टेबल नहीं है यहाँ पर,
लॉग ऑफ 197/103 की वैल्यू कैलकुलेट कर जरा, ये कैलकुलेटर से उससे गूगल से देख ले, जल्दी से देख लो। टोटल आंसर छोड़, पहले मैं जो सिखा रहा हूं वो सीख पहले, टोटल आंसर तो आ ही जाएगा। लॉग ऑफ 197/107 निकालना जरा, कितना आया? लॉग ऑफ 190, ये वाला पार्ट चाहिए मुझे बस, 0.265। तो बेटा ये आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल टू 1/3, कितना था? 0 पॉइंट, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 265। इसको 3 से डिवाइड कर दे तो log x किसके इक्वल आ गया? 0.265 डिवाइडेड बाय 3, जल्दी से करके बताओ कितना आ गया? 0.088 आ गया। अब बेटा चाहिए तो क्या? x है ना, तो x कैसे निकलेगा? इट विल बी एंटी लॉग ऑफ 0.088, ये आंसर होगा जो यहां से आया। बोलो समझ भी पा रहे हो कि नहीं? अब जो मैं कहना चाह रहा था वो सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो तो अभी हमने क्लास में कैलकुलेट करना था ना, 1 घंटे में जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं सब अभी कैलकुलेट करें, तो मैंने कहा था कैलकुलेटर से करते चले जाओ। लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी होती, बट लॉग टेबल इज अलाउड, यू कैन आस्क फॉर लॉग टेबल, आप एग्जामिनर से लॉग टेबल मांग सकते हो, लॉग टेबल अलाउड है, उसमें लॉग भी होगा, एंटी लॉग भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स भी होते हैं, तो दैट इज अलाउड। तो आप इसको क्या लिखोगे? एक्स मान के ऐसे लिख दिया, लॉग ले लिया। ये वैल्यू कहां से? अभी तुमने कैलकुलेटर से देखी है या सर्च की है, अदरवाइज ये आपको लॉग टेबल से देखकर लिखनी है, राइट? उसके बाद ये अपने आप कैलकुलेट करोगे और ये वैल्यू फिर से आप बिना कैलकुलेटर की हेल्प से लॉग टेबल से देखकर लिख सकते हो। तो मतलब लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए लॉग टेबल देखना आना चाहिए, उसकी समझ आनी चाहिए, ऐसे हो सकता था। ओके, अब अगर ये क्वेश्चन होता, पहले का मास होता कितना? 27 और दूसरे का मास कितना होता? 1, तो रेशियो 27:1 आ रहा होता, इसकी पावर 1/3 करते, आसानी से क्या हो रहा होता? ये सॉल्व हो रहा होता। लेकिन ये यहां पे फंसा दिया इसने मामला, कैलकुलेशन में पंगा डाल दिया ना, अदरवाइज फार्मूला तो हमने लगा ही लिया था। जल्दी बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? एक लास्ट क्वेश्चन है, मेरा काम खत्म ही हो जाएगा, वो करना नहीं है, सुन लो बस। फ्रॉम द रिलेशन दिस where R naught is a constant and A is the mass number of nucleus, show that nuclear matter density is nearly constant। क्या ये हमने प्रूव कर रखा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट? प्रूव करवा दिया था मैंने पढ़ाते वक्त, क्लास में ही करवा दिया था। अब इसको वहां से देख लेना, ठीक है जी। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है कि जी प्रूव करके दिखाओ न्यूक्लियर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है जी। कल के टेस्ट की तैयारी करो बेटा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट दो, अब धीरे धीरे आदत पड़ेगी। हिमांशी पूरा मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट दे दो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टेस्ट है कल वाला, टेस्ट कैसा होगा? बिल्कुल प्योरली ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने हो गए हैं, परसों से न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। चलो आज समय का पता ही नहीं चला।